हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। बायोलॉजी में इसी को कहा जाता है साइटो। सेल के स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब सेल, लॉजी मतलब अध्ययन या स्टडी। जहां पे भी लॉजी आ जाए तो समझ लेना वहां पे हम स्टडी की बात कर रहे हैं। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था, इसलिए इन्हें सेल का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ सेल। इन्होंने जो कोशिका को देखा था, इन्होंने इसका नाम दिया था सेलुली, जिसका मतलब होता है कमरा। वहीं से शब्द आया है सेल। रॉबर्ट हुक ने जिन सेल को देखा था वो मरी हुई कोशिकाएं थी, या कहें तो मृत कोशिकाएं थी। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। इन्होंने ही माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। 1974 में इन्होंने बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ, जो छोटी छोटी कोशिकाएं थी और जीवित थी, उनकी खोज की थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, सूक्ष्म विज्ञान के जनक। क्या? सूक्ष्म विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। किसको? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को। एक विद्वान थे स्लाइडेन, जिन्होंने पौधों की कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। दूसरे थे स्वान, जिन्होंने जानवर की कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। इन दोनों ने ही मिलकर सेल थ्योरी को दिया था, जिसे हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने 2 पॉइंट बोले थे। पहली बात इन्होंने कही थी कि सभी के सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या है? चाहे छोटा सा प्राणी हो चाहे बड़ा हो, सबसे छोटा अगर कोई जीव हो सकता है वो एक सिंगल सेल हो सकती है। बड़े से बड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो, वो सभी की सभी सेल से ही मिलके बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट बोला गया था, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? जो सेल है उसमें सभी की सभी क्रियाएं हो सकती हैं, चाहे वो डाइजेशन हुआ हो, रेस्पिरेशन हुआ हो, एनर्जी बनाना हो, चाहे सेल को क्लीन रखना हो, सभी की सभी प्रोसेस हमारी सेल में हो सकती हैं। और स्ट्रक्चर क्यों बोला गया? क्योंकि इससे ही मिलके बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। अगर इसको हमें समझना है तो हम एक एनालॉजी समझ सकते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं तो हमें ईंटों की जरूरत होती है। ईंट से मिलके क्या बनता है? दीवार। दीवार से मिलके क्या बनता है? कमरा। अगर सभी कमरे को मिला दें तो उसको ही हम क्या कहते हैं? घर। बिल्कुल ऐसे ही कोशिका होती है जो ईंट की तरह होती है। कोशिकाओं से मिलके बनते हैं टिश्यू, जिसे उत्तक कहते हैं। उत्तक से मिलके बनते हैं ऑर्गन, जिसे हम अंग कहते हैं। अंग से मिलके बनते हैं बॉडी। जो हमारा शरीर बना है वो किससे मिलके बना है? ऑर्गन से, या कहें टिश्यू से। अगर और छोटे लेवल पे कहें तो कोशिका से या सेल से मिलके बना हुआ है। तीसरा पॉइंट, सेल थ्योरी का जो तीसरा पॉइंट है वो बाद में जोड़ा गया है। इसको ही हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थ्योरी। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया? ऑल न्यू सेल्स ओरिजिन्स फ्रॉम प्रीवियस सेल या प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी नई कोशिका जब बनती है तो केवल और केवल अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही बन पाती है। बिल्कुल नया जीवन नहीं आता है इसमें। अपनी जो पुरानी कोशिकाएं हैं उससे ही या तो डिवीजन होगा या फ्रेगमेंटेशन होगा, उससे ही टूट के नई कोशिकाएं बनती हैं। ये जो तीसरी बात बोली थी वो बोली थी रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बोली थी? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। दुनिया में जो सबसे बड़ी सेल है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी सेल कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका वजन लगभग 1.5 किलो से 2 किलो के बीच होता है।
सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। और माइक्रोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया। क्या है ये? बैक्टीरिया। इसमें एक खास बात और है, इस बैक्टीरिया में जो माइक्रोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, ये स्पेशल बैक्टीरिया है। मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है ओवम, इसका मतलब अंडाणु, ये स्त्रियों में मिलता है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है मानव में वो होता है स्पर्म, जिसे कहते हैं शुक्राणु, ये मेल में मिलता है। बड़ी का मतलब लंबी की बात कर रहा हूं, लंबाई में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन, जो हमारे तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है, हमारे तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। कोशिकाओं में एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। यह कोशिकाओं के विभाजन के लिए बहुत जरूरी होता है। जिसमें सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम होते हैं वो बहुत तेजी से धड़ाधड़ कोशिका विभाजन कर लेता है। जैसा कि हमारा लीवर जो होता है वो बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है। आपने देखा होगा लीवर को दान किया जा सकता है, आधा लीवर अगर काट के दे भी दिया जाए तो वो कुछ दिनों में अपने आप को पूरा कर लेता है। किसकी वजह से? सेंट्रोसोम की वजह से। इसलिए जो सबसे तेज विभाजन करता है वो सेल कौन सी है? लीवर की सेल। और जो विभाजन नहीं कर पाता है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है। इसलिए कहा जाता है अगर सिर में चोट लग जाए तो वो बहुत खतरनाक होता है। अगर इतनी गहरी चोट लग गई है, अंदर तक चोट लग गई है जिससे कि न्यूरॉन सेल डैमेज हो गई, खराब हो गई, तो वो दोबारा से अपने आप को बना नहीं सकती हैं और आदमी मर जाता है, निकल लेता है। इसलिए आपने देखा होगा गाड़ी चलाते समय हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। उसका यही कारण है, अगर सिर में चोट लग गई तो इंसान बचेगा नहीं। अब हम देखते हैं कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, इसके कौन कौन से अंग हैं। कहने का मतलब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स मिलते हैं हमें। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हिंदी में कहें तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। झिल्ली मतलब जो पॉलीथीन होता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में अगर हम कोई छोटी छोटी सौदा लेते हैं, छोटी छोटी चीजें ले लेते हैं, तो क्या करता है, एक थैली होता है, थैली में क्या करता है, कुछ आलू डाल दिए, कुछ धनिया डाल दिया, कुछ मिर्च डाल दी, ऐसे ही बहुत सारी चीजें रख के दे देता है। तो जो अंदर जो चीजें रखी हैं वो उसके ऑर्गेनल्स हैं। जो बाहर झिल्ली है वही क्या है उसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब एक बहुत पतली सी झिल्ली जिसके इधर से उधर कुछ पार्टिकल्स आ जा सकते हैं। ये किसकी बनी होती है? ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला लिपिड, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट। जैसे ये मान लो क्या है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। तो जो इसका प्रोटीन होता है, तो इसमें जो लिपिड होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लिपिड जो होता है, फैट, वो सबसे ज्यादा होता है, लगभग 50%, 50%। ये 50% क्या करता है, इसके चारों तरफ की बाउंड्री बनाता है। लिपिड जो होता है वो चारों तरफ की बाउंड्री बनाता है जिससे कि इसे सुरक्षा मिल सके। और जो प्रोटीन होता है वो इसके गेट बनाता है। जैसे एक मान के देखो, एक कोई बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है, तो जो बाउंड्री है वो लिपिड से बनी है और उस बाउंड्री में बहुत सारे गेट हैं, बहुत सारे गेट लगे हुए हैं जिससे कि चीजें कुछ अंदर या बाहर जा सके, वो प्रोटीन की बनी हुई है। उस मकान का, उस घर का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है जिसे हम आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, उसकी पहचान। तो जो पहचान होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो बाउंड्री है वो लिपिड से बनी हुई है और इसमें बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं, बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं। वो गेट्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। किससे मिलके बने हुए हैं? प्रोटीन से। और इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का बना होता है।
क्या कहते हैं इसे? इसका आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, पहचान पत्र, ठीक है। या इसको एक नाम देना चाहें तो इसी को कहते हैं फॉस्फोलिपिड, इसी को कहते हैं फॉस्फोलिपिड, इसी को कहते हैं फॉस्फोलिपिड। तो आपको याद रखना है एग्जाम में हमें क्या क्या मिल सकता है, या तो हमें ऑप्शन में लिपिड मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम देखने को मिलता है, इसकी जगह हमें फॉस्फोलिपिड देखने को मिल सकता है। अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप में मिलती है, प्लांट में मिलती है। कोशिका भित्ति का मतलब ये हुआ, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन और होती है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन और होती है, इसी को हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका काम होता है सेल को मजबूती देना, आकार देना, प्रोटेक्शन करना किसी भी भारी चीज से। जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती, तो हम लोग अपनी सुरक्षा करते हैं ना, स्किन में क्या है? सेल्स हैं। हम लोग अपनी सुरक्षा किससे कर लेते हैं? कपड़ों से। जानवर किससे करते हैं? बालों से कर लेते हैं। अगर ठंड में कोई रहने वाला है तो बाल और फैट रहता है, वो उनकी सुरक्षा करता है। बिल्कुल वैसे ही जब पादप होते हैं उनमें सुरक्षा करने के लिए उसमें एक मेम्ब्रेन और होती है जो कि सेल वॉल कहलाती है या कोशिका भित्ति। आपने देखा होगा मार्केट में जब कोई भारी सी चीज लेके आते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो दुकान वाला एक थैली और उसमें लगा देता है जिससे कि उसकी सेफ्टी बनी रहे। बिल्कुल वैसे ही जो प्लांट सेल होती है उसमें सेफ्टी के लिए क्या होता है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में भी मिलती है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति को कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। फंगस में किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये दोनों याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में इसे कहते हैं सूत्रीय कणिका। इसकी खोज अल्टमैन विद्वान ने की थी। ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब इसमें दो झिल्ली होती हैं। बाहर वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली झिल्ली को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसका आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर ये निकला हुआ है अंदर वाला पार्ट, ये इसको ही हम कहते हैं क्रस्टी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको क्या कहते हैं? क्रस्टी। इसके ही अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, इसको ही हम कहते हैं F1 पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है ये? F1 पार्टिकल। इसका ही दूसरा नाम है ऑक्सीजोम। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीजोम। इसका काम क्या होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रेस्पिरेशन होते हैं। हमने हवा ली, लंग्स में पहुंची, लंग्स में ब्लड ले गया, ब्लड ले जाके कहां पहुंचाता है? सेल में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। यहीं पे ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और वहीं पे क्रेब्स साइकिल चलता है। जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो ग्लूकोज 38 एटीपी में टूट जाता है। इसी से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। यही कारण है इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह। इसको कहते हैं सेल का पावर हाउस। पहले ये समझो इसको डबल मेम्ब्रेन रखने की जरूरत क्या थी? अगर किसी भी शहर की लाइट ही उड़ा दी जाए, जो लाइट हाउस है जहां से बिजली जा रही है हर जगह, उसी को उड़ा दिया जाए तो क्या होगा? उस पूरे शहर की इंडस्ट्री रुक जाएंगी, काम करना बंद। बिल्कुल ऐसे ही हमारी सेल में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, उन सबको एनर्जी कौन देता है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यही खराब हो गया तो क्या होगा? सारी की सारी सेल मर जाएगी। इसलिए इसे ज्यादा सुरक्षा देने के लिए इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। एक खास बात और है, इसमें अपना खुद का
डीएनए और राइबोसोम भी होता है, जिससे कि अगर इसमें कोई भी खराबी आ गई, कुछ भी टूट फूट गया, तो ये अपनी रिपेयरिंग अपने आप खुद कर सकता है। अगला ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी या कहे गोल्जी एपरेटस। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। इनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा हुआ है गोल्जी एपरेटस। इसका जो मेन काम होता है वो होता है रिसीव करना, मॉडिफिकेशन करना, फिर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कर देना। इसी गोल्जी एपरेटस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। उसके फंक्शन भी अलग अलग है। इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है सिस फेस। सिस फेस का मतलब है इसका चेहरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। इसका मेन काम होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे बनने वाले लिपिड और प्रोटीन को रिसीव करता है। क्या काम है इसका? रिसीव प्रोटीन एंड लिपिड्स। जो बीच वाला पार्ट है, इसे मीडियल रीजन भी कहते हैं, उसका काम होता है इसका मॉडिफिकेशन करना, इसमें कुछ शुगर जोड़ देना। तीसरा पार्ट क्या है? ट्रांसफेस। ट्रांसफेस का मतलब यह है इसका जो चेहरा होगा वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। किसकी तरफ? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। इसका मेन काम क्या रहता है? जो भी चीज आई है, मॉडिफिकेशन हो चुका है, अब क्या कर देना? अलग अलग जगह पे इसको भेज देना। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। इसको हिंदी में कहते हैं रसदानी। इसमें क्या रहता है? जल संग्रह रहता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल है, शुगर्स हैं और जो पानी रहता है वो इसी में भरा रहता है। ये क्या करता है? जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन रखता है। अगर बाहर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वो बाहर वाला प्रेशर क्या करेगा? कोशिका को पिचका देगा। वो पिचके नहीं तो अंदर से ये क्या करता है? प्रेशर बाहर की तरफ लगाता है, जिससे कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे। ये सबसे बड़ा जो होता है वो प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में छोटा रहता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल कौन सा है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारककाय। इसकी खोज की थी बोबरी नामक विद्वान ने। इसका जो मेन काम रहता है वो रहता है कोश का विभाजन करना। कोश का विभाजन जो सबसे ज्यादा होता है वो लीवर सेल में होता है, सबसे कम जो होता है वो ब्रेन सेल। ब्रेन सेल में भी किसमें? न्यूरॉन सेल में होता है। ब्रेन सेल में 2 तरीके की सेल मिलती हैं। पहला न्यूरॉन सेल जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, कोश का विभाजन नहीं हो पाता है। दूसरा होता है गिलियल सेल। गिलियल सेल की वजह से ही जब सेंट्रोसोम जब ज्यादा होता है तो धड़ाधड़ कोशिका विभाजन करता है। कोशिका ज्यादा बनने को ही हम क्या कहते हैं? जब लगातार अनकंट्रोल वे में कोशिका बहुत ज्यादा बनने लगती है उसी को हम कैंसर कहते हैं। न्यूरॉन सेल में कैंसर नहीं होता है। दिमाग में जो मस्तिष्क में दूसरी सेल है जिसको हम कहते हैं गिलियल सेल, उसमें ही ब्रेन कैंसर होता है जिसको हम ब्रेन ट्यूमर भी कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 हिस्सों में बटा रहता है। ये होता एक ही है, इसके 2 रीजन होते हैं। पहला वाला होता है बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल चिकना जैसे कि तेल, फैट या घी होता है। तो इसका काम क्या है? ये चिकना है तो इसका काम है लिपिड को बनाना, फैट को बनाना। चिकने की वजह से इसको कहते हैं स्मूथ ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही शॉर्ट फॉर्म में ईआर कह देते हैं। दूसरा हिस्सा है जिस पर एक छोटे छोटे धब्बे की तरह संरचना बनी होती है, उसको हम कहते हैं राइबोसोम। इसका काम क्या होता है? यह खुरदरा है तो इसका काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। क्या करना? प्रोटीन को बनाना। इसका मतलब यह हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो कि चिकना है तो चिकनी चीजें बनाता है, इसका मतलब लिपिड। जो खुरदरा है, खुरदरा किसकी वजह से? राइबोसोम की वजह से, इसलिए इसे रफ ईआर कहते हैं। ये क्या बनाता है? प्रोटीन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या बना सकता है? लिपिड और प्रोटीन। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम की जो खोज की थी वो की थी पैलाडे ने। इसका मेन काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना।
राइबोसोम को दो कैटेगरी में हम बांट के रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसमें होता क्या है, जैसे एक लिक्विड होता है उसमें इसको डाला जाता है, अगर वो लिक्विड में डूब गया, अगर जल्दी डूब गया पहले, इसका मतलब वो चीज भारी है, भारी है तो इसका मतलब वो बड़ा है, बड़ा है तो उसको ATS कहते हैं। क्या कहते हैं? ATS कहते हैं। ये मेनली हमें मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। किसमें मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में। अगर वो हल्का है, जो नीचे ठहरने की प्रोसेस है उसमें अगर वो देर में नीचे बैठता है तो वो क्या है? हल्का है, इसका मतलब छोटा है, इसलिए उसे कहते हैं 70S। 70S मेनली जो पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है।